नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्टूबर का महीना आने वाला है और आपका एनटीए नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, ये तो आप सभी को पता है। ऑलमोस्ट सब कुछ आपका क्लासेस में हो चुका है। नोट्स वगैरह सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अभी मैं आपको 2 या 3 क्लासेस ये जो मैं दे रहा हूँ, ये मैं बेसिकली आपको ये समझाऊंगा कि जो आपके 10 यूनिट्स हैं उसमें से वो कौन कौन सी यूनिट है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो सकती है या होने वाली है। क्योंकि उस पर अगर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप 70 to 80% क्वेश्चंस उन यूनिट से कवर कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने पूरी 10 यूनिट्स को अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से 4 यूनिट ऐसी है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आप उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो आप मान के चलिए नेट निकालना तो आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एनटीए का एक सिस्टम है, 10 यूनिट है और 100 प्रश्न आने वाले हैं। एनटीए एक ऑन एवरेज रखता है कि 10 क्वेश्चंस का आप एवरेज मान लीजिए। ये कोई नियम नहीं है कि 10 क्वेश्चन आना मैंडेटरी है, ये कोई नियम नहीं है। बट एक एवरेज 10 क्वेश्चन का हम लेते हैं। एवरेज का मतलब क्या हुआ? कुछ यूनिट से हो सकता है 6 से 7 प्रश्न पूछे जाएं और कुछ यूनिट से हो सकता है कि 14 से 15 प्रश्न भी पूछे जाएं। ऑन एवरेज आप देखेंगे तो हर यूनिट को यहां पर टच किया जाएगा। जैसा पहले होता था आपका सीबीएसई या यूजीसी के वक्त में कि कुछ यूनिट्स कई बार मिस कर दी जाती थी, छोड़ दी जाती थी, तो बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते थे कि सर कौन सा सेक्शन छोड़ें और कौन सा सेक्शन पढ़ें। एनटीए का एक बहुत अच्छा पैटर्न यही है कि वो लगभग हर यूनिट से प्रश्न पूछने की कोशिश करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 10 की 10 यूनिट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई। अब इसी चक्कर में हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 यूनिट्स में वो मानता हूं जो आपके लिए हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट है। इसके बाद की 4 यूनिट में ऐसी मानता हूं जो ऑन एवरेज है, और 2 यूनिट ऑलमोस्ट 15 से 20 प्रश्न ऐसे जो लगभग टिपिकल हैं, बहुत टफ आएंगे। और ये पैटर्न है आपके एनटीए नेट का। 40% या 35 to 45% पेपर एक एवरेज या आसान पेपर होता है। उसके बाद 35 to 40% पेपर थोड़ा सा टफ होता है, बट वो थोड़ा लॉजिकल आप कर सकते हैं। रिमेनिंग 20% पेपर बहुत टफ होता है। हमारी फाइट क्या है? 80% पेपर हमारे पास है। अगर उस 80% के अंदर ही मैंने 60 से 65 प्रश्न सही कर दिए तो मेरा काम हो गया। ज्यादा हमें करना भी नहीं है। बच्चे कई बार बहुत ज्यादा प्रश्न कर देते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता, वो तुक्के लगाते चलते हैं, तुक्के लगाते चलते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों का सिलेक्शन तुक्का लगाने से हो गया हो, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। ये तुक्का है। लग गया तो किस्मत है आपकी, नहीं लगा तो आप कहेंगे यार गलती हो गया, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। ठीक है। तो आज मैं आपके सामने उन 4 यूनिट्स की बात करूंगा और 4 यूनिट के कुछ टॉपिक्स हैं उनकी बात करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इन 4 यूनिट्स को पढ़ना है और इसमें से क्या क्या पढ़ना है। ये चारों यूनिट्स आपकी ऐसी यूनिट्स है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, पहली बात तो, और उनके कंसेप्ट भी ऐसे हैं कि उसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। सबसे पहले आती है आपकी इंडियन एथिक्स, भारतीय नीति शास्त्र, यूनिट नंबर 3, द इंडियन एथिक्स। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं घूमते हैं यहां से। हमारा ये मानना है कि ये एक बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाली यूनिट है। 7 से लेकर 13 प्रश्नों का इसका कॉम्बिनेशन रहने वाला है। मतलब एनटीए के हिसाब से बता रहा हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं एक एवरेज बता रहा हूं आपको, जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर। ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है। 7 से 13 प्रश्न यहां पर आ सकते हैं, मिनिमम 7 अधिकतम 13। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पुरुषार्थ पढ़ लीजिएगा, ऋत की जो व्यवस्था है, जो एथिक्स ऑफ नेचर है जिसको हम ऋत कहते हैं, उसे पढ़ लीजिएगा। यज्ञ और यज्ञ के प्रकार, इसे पढ़ लीजिएगा। वर्ण आश्रम, वर्ण आश्रम कितने प्रकार के होते हैं, आश्रम व्यवस्था क्या थी, ये सब पढ़ लीजिएगा। और श्रेयस और प्रेयस, ये मैंने मेरे हिसाब से 5 टॉपिक अलग किए हैं और इनमें से प्रश्न आने की 100% संभावनाएं हैं। कितने आएंगे देखिए मैं ये नहीं कह सकता, बस ये यूनिट आपकी ऐसी है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है।
ध्यान रखिए क्वेश्चन मिक्सिंग में आएंगे। हर यूनिट के 7 से 8 या 10 से 12 प्रश्न होंगे, लेकिन वो मिक्सिंग में होंगे। ऐसा नहीं होगा पहले यूनिट के क्वेश्चन फिर सेकंड यूनिट के क्वेश्चन, नहीं, वो मिक्सिंग में आएंगे प्रश्न। तो यूनिट नंबर 3 और इसके ये टॉपिक्स। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी यूनिट नंबर 5, कंटेम्पररी इंडियन फिलॉसफी। चूंकि यहां पर भी बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, टू द पॉइंट सब कुछ लिखा हुआ है, वही रटना है। क्या क्या पढ़ा जाए इसमें से? एक फिलोसफर जिन्हें आप याद रख लीजिएगा, उन फिलोसफर से मेरे हिसाब से 2 से 3 प्रश्न अकेला अकेला एक ऐसा सेक्शन है इस यूनिट का, वो फिलोसफर जिनसे ये प्रश्न आने वाले हैं, दीनदयाल उपाध्याय। उपाध्याय जी के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा। जितना भी आपके पास शॉर्ट पॉइंट्स हैं, मैंने आपको नोट्स भी दिए थे, शॉर्ट नोट्स, उनको एक बार देख लीजिएगा। समझ में आ जाएगा उपाध्याय जी के बारे में, उनका बुक कौन सा था, उनका थ्योरी क्या है, उनका कंसेप्ट क्या है। क्योंकि उपाध्याय जी के 2 से 3, मैं तो 4 प्रश्न की भी कह रहा हूँ, लेकिन 2 से 3 प्रश्न आएंगे। विवेकानंद, विवेकानंद दूसरे इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके ऊपर बहुत काम कर रही है। रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर के लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रश्न आएगा। महात्मा गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और मौलाना आजाद, ये सारे पढ़ लीजिए। आपके लगभग लगभग 90% प्रश्न इन्हीं के अंदर से आने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी इंडियन सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी, भारतीय सामाजिक राजनीतिक दर्शन, यूनिट संख्या 7। यहां पर क्या है? यहां पर भी वही है, बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। दूसरी बात, जब आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे थे, आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा, संविधान जिसे हम कहते हैं, उसके भी सेक्शन इसके अंदर आता है। तो देखिएगा क्या क्या प्रश्न या क्या क्या टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है इसमें से। पहला, युधिष्ठिर और नारद के जो प्रश्न है, डिस्कशन बिटवीन युधिष्ठिर एंड नारद, वो क्या क्या डिस्कशन था, क्या प्रश्न पूछे नारद ने युधिष्ठिर से, किस कंटेक्स्ट में वो प्रश्न पूछे गए, वो क्या प्रश्न पूछे गए, कितने प्रश्न पूछे गए, प्रश्नों का मर्म क्या था, मतलब क्या समझाना क्या चाहते हैं नारद युधिष्ठिर को। इसके अलावा कौटिल्य का सिद्धांत, जिसमें सप्तांग सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत और कल्याण क्या है, ये जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार, जिसको आप फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, आप दोनों पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्वदेशी सत्याग्रह और सर्वोदय, महात्मा गांधी के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, उन्हें चूंकि आपने यूनिट 5 में भी गांधी पढ़े हैं, यहां पर भी महात्मा गांधी के वही टॉपिक्स हैं, तो उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट, कामंदक, कामंदक कौन से बुक से लिया गया, सबसे पहले किस बुक में लिखा गया, कौन सी टाइम पीरियड में इसको लिखा गया, क्या है कामंदक, बस। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी यूनिट संख्या 10, यूनिट 10, जिसको हम कहते हैं अप्लाइड एथिक्स या अप्लाइड फिलॉसफी, अनुप्रयुक्त दर्शन शास्त्र। नया सेक्शन, नया सेगमेंट डाला क्यों गया है? ताकि बच्चे ये समझ सकें फिलॉसफी का एप्लीकेशन क्या है, फिलॉसफी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। आज तक तो हमें पता ही नहीं था कि फिलॉसफी का यूज भी है क्या। फिलॉसफी को डेड सब्जेक्ट माना जाता है, खत्म सब्जेक्ट माना जाता है, कि इसका कोई भविष्य नहीं है, ये समाप्त, या समाप्य सब्जेक्ट, खत्म हो चुका है ये सब्जेक्ट। अप्लाइड एथिक्स या अप्लाइड फिलॉसफी के आने के बाद ये समझ में आया कि फिलॉसफी की एक ब्रांच है जिसका नाम है एथिक्स, नीति शास्त्र। और ये नीति शास्त्र दुनिया के लगभग हर क्षेत्र के अंदर काम करती है, और उसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर अप्लाइड एथिक्स के अंदर। इंपॉर्टेंट है क्यों? सीधा प्रश्न आएगा, प्रैक्टिकल प्रश्न आएगा, ज्यादा टिपिकल नहीं है। पूरी यूनिट के अंदर ऑलमोस्ट 1 या 2 ही सेक्शन ऐसे हैं जहां पर फिलोसफर भी है, अदरवाइज थ्योरी ही है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। इसका प्रश्न करने का तरीका यही है, खुद को केंद्र में रखिए, खुद को सेंटर में रखिए और फिर सोचने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैंने कहा कि एक मीडिया की क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, तो आप अपने आप को मीडिया समझिए और समझिए मीडिया क्या क्या कर सकता है, लोगों को जागरूक करेगा, अंधविश्वास खत्म करेगा, जो अलग अलग कुरीतियां हैं समाज की वो खत्म करेगा, ये हम खुद सोच सकते हैं। फिर आप ऑप्शंस देखिए, इसमें से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, खुद को केंद्र में रख के फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या क्या पढ़े अप्लाइड फिलॉसफी या अप्लाइड एथिक्स में से? मेडिकल एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, 3 से 4 प्रश्न, मेडिकल एथिक्स। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल एथिक्स,
एनवायरमेंटल एथिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात, इसके अंदर 3 अलग अलग फिलोसफर्स हैं, उन तीनों फिलोसफर्स के बारे में पढ़िए, क्या उनकी थ्योरी वो पढ़िए, कौन सी फेमस बुक है उनकी वो पढ़िए, कौन सी कंट्री या किसी जूलॉजिकल पार्क, किसी बायोलॉजिकल पार्क से वो बिलोंग करते हैं क्या, उसको पढ़िए, और बस, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। मीडिया एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडियाज क्या क्या है वो पढ़िए, और सबसे फोर्थ टॉपिक जिसको आप लेसर इंपॉर्टेंट कह सकते हैं बट करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, सैरोगेसी। सैरोगेसी के ऊपर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं 2020-21 के अंदर, उनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, अमेंडमेंट्स क्या है। बस मेरा ये मानना है कि इन 4 यूनिट्स के अंदर से ऑलमोस्ट 35 टू 45 क्वेश्चंस कवर होते हैं इन 4 यूनिट्स के अंदर से। अगर मान लीजिए ऑन एवरेज 40 क्वेश्चन इन यूनिट से आते हैं और अपन कहते हैं कि साहब 40 के अंदर से हमने तो 80% क्वेश्चन कर दिए, तो भी 32 क्वेश्चंस होते हैं और अभी 6 यूनिट बाकी है। दूसरी बात, यहां क्वेश्चन घूमता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्यूरेट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, श्रेष्ठ किसे कहते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है, मीडिया की समाज के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती है, क्वेश्चन नहीं घूमता है। अगर आपकी ये 4 यूनिट बहुत मजबूत है तो मुझे नहीं लगता, अगर आपकी रिमेनिंग 6 भी अच्छी है तो आपका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता, लेकिन नेट तो आपका कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, पेपर फर्स्ट को थोड़ा स्ट्रांग रख लीजिए। जो बच्चा जेआरएफ की सोच कर चल रहा है वो बच्चा ये ध्यान रखें कि उसके फर्स्ट पेपर में 30 प्रश्न कम से कम सही होने ही होने चाहिए, तो जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता आपकी। 30 से कम है तो भैया सेकंड पेपर में फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई, मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई नियम नहीं है, बट अगर फर्स्ट पेपर में आपका स्कोर अच्छा हो जाता है तो सेकंड पेपर की टेंशन खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में मैं रिमेनिंग जो 6 यूनिट्स बची है उसके जो 2 सेक्शन मैंने किए हैं उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। नए बैचेस हम 1 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं एनटीए नेट के, तो जो बच्चा इंटरेस्टेड हो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद।